हेलो भाई लोग, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं आज ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है इससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ओम्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों है। ओम्स लॉ क्या है इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखो ओम्स लॉ क्या करेगा। ओम्स लॉ एक ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने लॉ दिया था इसलिए नाम पड़ गया ओम्स लॉ। अब ओम जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? वही स्टेटमेंट जाना गया ओम्स लॉ के नाम से। देखो अपन लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर भी किया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर किया, कोई दिक्कत नहीं। और हमें साथ में यह भी पता चलाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन एक सवाल आया किसी बच्चे के मन में, या मान लो किसी के भी मन में आया कि सर एक बात बताओ, डिफरेंस जो होता है किसी भी दो चीजों का वो कम या ज्यादा भी तो होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये बात तो क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा? जैसे हम बोल रहे हैं ना कि कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, हाइट डिफरेंस इसका इतना है और किसी का हाइट डिफरेंस इतना है, तो हाइट डिफरेंस से तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सेम वही वाली बात आती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से करंट होता है। ये तो हम सबको पता था, लेकिन एक दूसरे से कैसे रिलेट है ये नहीं पता था। तो ये बात बताई ओम ने। अब ओम ने क्या बताया? ओम्स लॉ ने कहा कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग कहोगे भैया वो तो पहले से ही पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, पर साथ में ओम ने एक बात और बताई। उसने कहा कि जो करंट होता है वो ओम्स लॉ पे इस तरीके से डिपेंड करता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे करंट भी कम होगा। तो इसी स्टेटमेंट को बोला गया ओम्स लॉ। क्लियर है मेरे भाई? तो लिख लेते हैं पहले ओम्स लॉ क्या है। तो क्या लिखा ओम्स लॉ ने? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि अप्लाई किया गया है उसके एंड पर। क्लियर? यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस पर करंट किस तरह डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। किसी कुछ बच्चों को लगता है, कुछ बच्चों ने मुझसे काफी क्लासेस में पूछा है कि सर आप पढ़ रहे हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ रहे हो? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पर लिख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इस बात का तो मतलब ये हुआ ना पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डिपेंड करता है। नहीं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हाँ भाई, ये दोनों बात अलग है। बोला जाता है करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, लेकिन लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है मेरे भाई? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। क्लियर है? तो यहां से क्या पता चला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर V बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ेगी। अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिसमें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वापस आते हैं। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V कम होगा तो I कम होगा। यानी हमें ये तो पता था कि V पर डिपेंड करता है, अब ये भी पता चल गया किस तरीके से डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? V को बढ़ा दो I बढ़ जाएगा, V कम कर दो I कम हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, जब भी ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, चेंज होता है इक्वल में। हमने क्या लिखा? इसी को हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पढ़ते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में चेंज होता है तो एक आता है कांस्टेंट।
जिसे बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू आर आई, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस एंड I इज द करंट, I इज द करंट। तो यहां से पता चला कि जो V होता है वो किसके इक्वल होता है, आर आई के। क्लियर है? तो ये समझ आ गया ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला भी निकल आया, V इक्वल्स टू आर आई। थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़ के समझते हैं कि अगर मैं इसे I के टर्म में लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं R को बदल लिया हूं V के नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरा V बाई आर इक्वल्स टू आई हो जाएगा, V बाई आर इक्वल्स टू आई। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, देखो I जो वो डिपेंड कर रहा है V पे भी और R पे भी। I V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली है। जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा वैसे वैसे आपका I बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका R होगा उतना ही कम I होगा। अभी आपके मन में डाउट आएगा, सर ऐसे कैसे R ज्यादा होता है कम होगा, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे ना R है क्या, तो वहां क्लियर हो जाएगा कि भाई R के बढ़ने पे I कम क्यों हो रहा है। फिलहाल मैथमेटिकली अगर समझे तो I V और R दोनों पर डिपेंड कर रहा है। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V कम होगा तो I कम होगा, R बढ़ेगा तो I कम होगा, क्योंकि इनवर्सली है। कैसा है, इनवर्सली। क्लियर है मेरे भाई? तो अब अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज R। जो ये R है वो क्या है, क्लियर है? देखो अभी जो मैंने समझाया ना इसका थोड़ा सा और फील कराता हूं। ठीक है, फील क्या कराना है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं जो कि ओम ने दिया था, फिर से समझ लेना अगर जिस बच्चे को ना समझ में आया हो। देखो भाई क्या हो रहा था, हो सकता है कि ये थोड़ा सा देखने में किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, तो 1 मिनट और लूंगा। अगर आपको समझ आ गया तो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे सीधा रजिस्टेंस पे पहुंचो। अगर नहीं समझ में आया अभी तो 1 मिनट और लेता हूं उसकी। देखो भाई ये अपन का एक वायर है, क्या है, ये अपन का एक वायर है ए बी। ठीक है, ये अपन का एक वायर है ए बी। हमने इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता था, बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी। ठीक है भाई, लगा दी। बैटरी लगते ही यहां आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कहां आया है, एंड्स पर आया है, ENDS। कहां आया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड्स पर आया, इसलिए वहां बोला था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जो ओम लॉ में जो बोला गया ना अक्रॉस इट्स एंड, उसका मतलब यही है कि उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्लियर है मेरे भाई? तो जो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से फ्लो करेगा करंट। ठीक है, तो वही समझाया कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। जितना ज्यादा एंड में पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा एंड में पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा I की वैल्यू, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतनी कम I की वैल्यू। पढ़ते क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक अब भी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करना भाई, बिल्कुल फिर से वीडियो बना दूंगा पूरी, नहीं समझ में आया होगा तो। क्लियर है मेरे भाई? तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन कहां तक आ गए थे, अभी अपन को इतना पता चल गया था कि जो V होता है, जो ये होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक आता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज R। तो लिख सकता हूं मैं वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो R अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसका कुछ नाम तो होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा ही कांस्टेंट आता है, तो ये तो जनरल नाम हुआ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटने की वजह से कांस्टेंट आया, और इसका नाम होता है नोन एज, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नोन एज रेजिस्टेंस। क्या जाना जाता है, रेजिस्टेंस। तो एक आपके सामने नया वर्ड आ गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये है R की,
जो आर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो आर को हम क्या बोल सकते हैं, आर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इस बात का मीनिंग है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटने की वजह से आर आया है, और उस आर को जाना जाता है रेजिस्टेंस के नाम से। क्लियर मेरे भाई? तो अपने स्टडीज रेजिस्टेंस की करते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी तो एक इन्फॉर्मेशन है कि V इक्वल्स टू आर ही होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि आर की कुछ वैल्यू होती होगी, तो निकालते हैं। आई को अगर इधर पहुंचा दोगे तो V अपॉन आई हो जाएगा इक्वल टू आर। तो फॉर्मूला बन गया। अभी तो इतना पता चला कि भाई आर जो होता है, जो आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो V और I का रेशियो होता है। क्या होता है? V और I का रेशियो। तो फिलहाल हम रेजिस्टेंस को क्या कह सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। अभी तक तो इतना ही पता है मैथमेटिकली, यानी V और I का रेशियो जाना जाता है रेजिस्टेंस के नाम से। क्लियर है मेरे भाई? अब नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थ्योरेटिकली। देखो मैथमेटिकली तो हो गया R इक्वल टू V अपॉन I। अब इसकी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझते हैं। मैथमेटिकली तो भी आप ये कह दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, मैथमेटिकली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात करें थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस क्या है, तो ध्यान से समझने में बताने यार रेजिस्टेंस क्या है। देखो रेजिस्टेंस क्या है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली तो यही था कि रेशियो होता है V अपॉन I का। अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे जाए तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। पहली बात, रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। अब मेरे भाई प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। यानी रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। तो क्या करती है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी करती है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से रेजिस्ट होता है फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया? करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को फ्लो करने में जो रेजिस्ट करता है कौन, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसका नाम है रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि रोकने की कोशिश करती है करंट के फ्लो को। ये आपकी होगी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। समझ आ गया? तो क्लियर हो गया रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या रेजिस्टेंस मेजरेबल है। रेजिस्टेंस क्या मेजरेबल है, तो इसका जवाब है हाँ भाई मेजरेबल है। ठीक है, तो अगर मेजरेबल है तो इसकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी। जैसे करंट को एम्पियर में मेजर करते थे, चार्ज को कूलम में मेजर करते थे, तो रेजिस्टेंस को जब मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ यूनिट होगी। हाँ भाई बिल्कुल यूनिट है, तो लिख लेते हैं जो उसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होती है ओम। क्या होती है, OHM, ओम। जैसे मैंने लिखा मान लो R इक्वल्स टू 4 ओम, तो तुम समझ जाओगे अरे सर आप ना रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो। मैंने बोला R इक्वल्स टू 10 ओम, आप समझ जाओगे रेजिस्टेंस की बात हो रही है। एक और बात, जो ये लिखा है ना OHM, कभी कभी पूरा OHM नहीं लिखा जाता, इसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है। वो होता है इस तरीके से 4, इस तरीके से सिंबल बना दिया। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसका नाम होता है ओमेगा। ओमेगा सिंबल का नाम है, यूनिट का नाम नहीं है। ओमेगा इस सिंबल का नाम है, ओम इसकी यूनिट का नाम है। तो इसे ही पढ़ेंगे 4 ओम, या 10 ओम को कैसे लिख सकते हैं, 10 ये सिंबल बनाती है ओमेगा। तो यहां से पता चल गया कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्लियर है मेरे भाई? अब हमें पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है भाई, प्रॉपर्टी है। फिर पता चल गया रेजिस्टेंस मेजरेबल हो सकता है, ओके। रेजिस्टेंस यूनिट क्या है वो भी पता चल गई। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस अगर किसी भी वायर की प्रॉपर्टी है तो ये किसी पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है, फिक्स रहता है। रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि देखो क्या बोला, रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है। अब मैं मार्केट से गया, वायर खरीद लाया, तो जब वायर आ गया तो उसके साथ प्रॉपर्टी भी आई होगी। प्रॉपर्टी आई होगी मतलब उसका रेजिस्टेंस भी आया होगा। तो वायर मेरे घर में आके रख गया, यानी रेजिस्टेंस भी घर में आके रख गया, तो अब वो चेंज होगा कि नहीं होगा, या किस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स
देखो क्या लिखा, हमने लिखा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं फैक्टर्स लिख देता हूं, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखो मेरे भाई पहला हो गया लेंथ, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये मेरा मार्कर जो कंडक्टर है, तो लेंथ तो हो गई ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये वाला पार्ट जो ये दिख रहा है, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ ये होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। क्लियर है मेरे भाई। तो एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटा है या पतला। अगर मोटा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, पतला होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। क्लियर है। तो दो चीज पर डिपेंड करता है। थर्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और फोर्थ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है जिससे कि वो कंडक्टर बना हुआ है, क्योंकि कंडक्टर या जो वायर है कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है। तो नेचर पे डिपेंड करेगा, किस पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है मेरे भाई। तो इन पर डिपेंड करता है। अब बात आती है इन पर डिपेंड कैसे करता है। लेंथ ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, लेंथ कम होगी तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। यानी अभी ये तो पता चल गया रजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, पर कैसे, लेंथ ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस के साथ ऐसा क्या हो जाएगा, समझते हैं। तो लेंथ के साथ लिखो, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थोड़ा सा इसको फील करते हैं। देखो भाई रेजिस्टेंस था क्या, रेजिस्टेंस किसी भी वायर की एक प्रॉपर्टी थी। रेजिस्टेंस किसी, मान लो ये वायर है, ये मेरा मार्कर जो वायर है, रेजिस्टेंस इस वाले वायर की प्रॉपर्टी थी कि भाई मेरे अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा, जब भी करंट फ्लो करेगा तो मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा, यानी कि इसे रेजिस्ट करूंगा, रुकावट पैदा करूंगा। तो ये थी। तो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज्यादा लेंथ, मान लो ये जुड़ गया, अब हो गई वायर की लेंथ इतनी, तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, अगर वायर इतना है तो, यानी लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ कम हुई रेजिस्टेंस कम हो गया। ऐसा क्यों, देखो भाई ऐसे इमेजिन कर लो कि जो फ्लो होने वाला करंट है वो हम लोग हैं, और जो वायर है वो अपन की गली है। हम किसी ने गली से निकल रहे हैं, किसी रास्ते से निकल रहे हैं, और वहां पे ना लोग बहुत सारे हैं जो कि हमें निकलने में, हमें पास करने में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, अब तुम निकलोगे तो तुम्हारे सामने पड़ेंगे, तुम्हें रुकना पड़ेगा, फिर आगे बढ़े, फिर बहुत सारे लोग आए, फिर रुकना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है ये लोग, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जितनी लंबी गली होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। सपोज करो आपको इतने से पोर्शन से निकलना है, तो आपको पता है कि इतने जगह में भीड़ मिलेगी, तो रुकावट तो पैदा होगी, पर भीड़ में जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, यानी रेजिस्टेंस तो मिला पर कम मिला। अब मान लो कि आपको इतनी बड़ी गली से नहीं, इतनी लंबी गली से जाना है। जब लंबाई गली की बढ़ गई तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, क्योंकि अब तुम्हें लंबा पाथ ट्रेवल करना है। तो यानी यहां से पता चला कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर करता है। अगर लेंथ बढ़ गई रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई। तो आर किस तरीके से डिपेंड करता है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट कि भाई रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो फिर से वही बात कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कैसे करता है। तो अब मैं बोलूंगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्या होता है, इनवर्सली। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी कम होगी, या कह लो कि अगर ये कम हुई तो ये बढ़ेगी। तो सर इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ कंडक्टर का, रेजिस्टेंस उतना ही कम हुआ। यानी कि अगर मोटा वायर हुआ, सपोज करो ये दोनों मैंने मिला दिए, अब मैंने कहा ये वायर इतना मोटा है, ठीक है, और एक मैं कह रहा हूं वायर सिर्फ इतना है, तो इस वाले वायर का जो ये दोनों मिला के वायर बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। एरिया कम हो गया, एक ही रह गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया।
तो यानी एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसलिए मैंने लिखा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और कंडक्टर। क्लियर हुआ मेरे भाई? अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जाना, ठीक है भाई। इसे भी फील कर लेते हैं। सपोज करो ये अपन का एक रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर बहुत सारे बालक भरे हुए हैं। अब मैंने एकदम से कहा 1 सेकंड के अंदर सारे बच्चे इस रूम से बाहर निकलो, और मैंने बोल दिया कि भाई वहां पर ना छोटा सा गेट है। अब एक बताओ इतना सा गेट है, और मैंने बोला 2 सेकंड के अंदर सारे बच्चे बाहर निकलो, अब होगा क्या? सारी की सारी भीड़ उस गेट की तरफ भागेगी, निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन धक्का मुक्की होगी, रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, गेट छोटा है, एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। अब सपोज करो ये पूरी की पूरी दीवार हटा दी, मैंने कहा 2 सेकंड में निकलो, बच्चे तुरंत निकल जाएंगे, तो क्या हुआ? एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, अब धक्का मुक्की नहीं होगी, सारे बच्चे एक साथ निकल जाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर पर। तो देखो भाई टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कह सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है, और टेम्परेचर के कम होने पर कम होता है। क्लियर है? लास्ट है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, तो नेचर पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। कॉपर का वायर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना रेजिस्टेंस होगा। सिल्वर का वायर है, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो भाई इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये 4 फैक्टर थे जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक को कर लेते हैं। अगर मान लो जिस तरीके से हमने पढ़ा था डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट और 1 एम्पियर, डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज और 1 कूलम, इसी तरीके से डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम का मीनिंग ये है कि मैंने बोला भाई रेजिस्टेंस 1 ओम, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, या आप 1 ओम वर्ड से क्या समझते हो। तो देखो समझते हैं, पहले मैं समझाता हूं फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता था, V/I। अगर आर की वैल्यू 1 आई है तो मैं मान के चल सकता हूं कि मेरा V1 होगा और I 1 होगा। V क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 वोल्ट। I मेरा 1 होगा, यानी 1 एम्पियर। तो 1 होने की वजह से आर की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 ओम। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से समझना कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ होगा। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ होगा कंडक्टर पे। किसने किया होगा अप्लाई? वो तो पता है ना, बैटरी ने। ठीक है, तो बैटरी ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा एंड्स पर कंडक्टर के। मान लो कंडक्टर है तो बैटरी जब लगाई होगी तो उसने इसके एंड पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा। उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर गया होगा, क्योंकि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा ना। तो मैंने वही बोला कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा जिसकी वजह से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्या कहेंगे? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होते ही उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा 1 एम्पीयर का, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्लियर है मेरे भाई? क्या बोलेंगे? 1 ओम। अब इसे लिख लेते हैं। देखो 1 ओम क्या है? 1 ohm is the resistance of conductor. 1 ohm is the resistance of conductor when 1 volt of potential difference applied. जब 1 वोल्ट का potential difference applied होगा and 1 ampere of current start to flowing through it, और 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ मेरा भाई? तो इसे हम बोलेंगे 1 ओम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ अपन का जो ओम्स लॉ वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।